प्रत्युष जी को धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं को हमारा नमस्कार। ये प्रेस वार्ता जो शराब घोटाला पापी आपने किया है उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। He has not been acquitted. Neither has the court discharged him. He has only been granted bail. इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मैं लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते भी, जैसा मैंने कहा, यह बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कंडीशंस लगा के ये जो भ्रष्टाचार युक्त अभियुक्त संजय सिंह हैं, इनको बेल दी। ये कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जांच एजेंसी ने इन ऑल फेयरनेस ये न्यायालय पर छोड़ दिया कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कस्टडी की आवश्यकता आगे नहीं थी। और ये बात आदेश के पहले जो पृष्ठ है उस पर आई है, लेकिन जो बातें अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय सिंह को बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं वो लाइन पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट स्टेट्स दैट द एपेलेंट संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। बाकी तथ्य तो आपके समक्ष आ ही जाएंगे, क्योंकि साक्षात्कार चल रहे हैं सभी चैनल पे। पर दो तीन बातें जो हम आपके सामने बड़ी प्रमुखता से और जिम्मेदारी से रखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक गवाह की बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि यह गवाह मेरा जिक्र नहीं लेता, मेरा जिक्र नहीं लेता। लेकिन न्यायालय ने तो कहा था कि आप कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशः मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और पीएमएल कोड एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप
जिस कंडीशन पे बाहर आते हैं, बेल पाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो बड़ी प्रमुखता से मैं उठाना चाहूंगा, जो गवाह हैं उनमें एक गवाह दिनेश अरोड़ा है। उस गवाह के बारे में भी संजय सिंह बात कर रहे हैं, जबकि उस गवाह का अगर आप वक्तव्य देखें तो वो वक्तव्य संजय सिंह के बारे में भी था। तो मेरा पहला बिंदु आज जो प्रेस वार्ता का है, और मैं और प्रमुख बिंदुओं पे भी आऊंगा, वो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि ये संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इनके चरित्र में, इनके डीएनए में संविधान को तार-तार करना और सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों का अपमान करना, अवमानना करना है। दूसरी बड़ी बात जो मैं उठाना चाहूंगा, जो संजय सिंह वक्तव्य भी दे रहे हैं, ये वक्तव्य तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है और भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई आरोपी जो अभी अभी बेल से निकला है, 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है? बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? क्या मीडिया में आप उलूल जुलूल बयान देंगे, अर्ध सत्य, कई बार पूरे झूठ, और चाहेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो? 3 बड़े पाप मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, न्यायपालिका पे उंगली उठाना और यह कहना कि शराब घोटाला है ही नहीं। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो यह तो महापाप है। दूसरा महापाप, बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया ट्रायल करना और झूठ फैलाना है। और तीसरा, जिसपे कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने, और तार-तार कर दिया है जो इस आदेश की भावना थी मूल। इसके परिणाम होंगे, और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बेल पर बाहर आता है और उसका अधिवक्ता अंडरटेकिंग देता है कोर्ट में, अगर उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। इसी आदेश में एक बात मैं और कहूंगा जो संजय सिंह को चाहिए थी कि जिसका संज्ञान लें। पहली बात तो वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसी आदेश में यह भी लिखा है कि वी ऑल्सो क्लैरिफाई
that we have not made any comments on the merits of the case. What does this mean? इसका मतलब जो टूटी हुई नाव लेके संजय सिंह निकले हैं, उस नाव पे कोई और सवार नहीं होगा, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पे यह आदेश नहीं पारित हुआ है। यह आदेश पारित हुआ है क्योंकि एक कंसेशन दिया गया है और यह केवल लागू होता है संजय सिंह पर। इसके बाद कुछ आरोप जो संजय सिंह ने अपने साक्षात्कार में लगाए हैं, उनका उत्तर देना अति आवश्यक है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है, शराब घोटाला तो है ही नहीं। मैं बहुत लंबा वक्तव्य ना देते हुए कुछ बिंदु आपके समक्ष रख देता हूं। क्या क्या है? 6 चार्जशीट फाइल हुई हैं, 6, और 30 एक्यूज्ड पर्सन्स हैं, और ज्यादातर एक्यूज पर्सन्स को बेल नहीं मिली है, जिसमें मनीष सिसोदिया 20 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है और सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनकी याचिका को निरस्त किया और रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया। संजय सिंह कहते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं उन्हें बताऊं, साक्ष्य यह है कि ईडी ने सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल किया कोर्ट में। ईमेल हैं जो घोटालेबाजों ने एक दूसरे को लिखे हैं, उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके फोन्स का कॉल रिकॉर्ड है। ये जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन है, कहां बैठ के रिश्वतखोरी करी है, कहां घोटाला हुआ है, ये लोकेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो बैठक हुई है उनकी, उसका सारा ब्यौरा ये ईडी ने रखा है। अब आप बताइए, ये सारा प्रमाण जो मैंने आपको बताया विभिन्न कैटेगरी में ईडी न्यायालय के सामने रखती है, तो कैसे संजय सिंह कहते हैं कि कुछ भी नहीं है? इसके साथ ही एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहूंगा। बार बार संजय सिंह कहते हैं कि जो बयान जांच एजेंसियों द्वारा लिए गए हैं, ये डरा धमका कर दबाव में लिए गए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 164 के बयान हैं। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड समझे तो एक बयान होता है जो पुलिस के सामने लिया जाता है, इसमें कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है, कोरॉबरेट जरूर हो सकता है। 164 का बयान क्या है? 164 का बयान यह होता है कि व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता है कि इस व्यक्ति के अलावा कोई इस कमरे में नहीं रहेगा। उसके बाद उससे बातचीत करता है, उससे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपको किसी ने डराया है, धमकाया है, दबाव बनाया है, या आप अपनी मर्जी से यह बयान दे रहे हैं? और 164 का जो बयान होता है, कानून की नजरों में इसकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि तमाम बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति पे दबाव भी बनाया हो तो मजिस्ट्रेट के सामने वो कहता है कि मुझ पे दबाव है, ये बयान में नहीं देना चाहता, और वो बयान नहीं होता। लेकिन यहां पर ये जो बयान दर्ज हुए हैं, जिनका जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है जिन्होंने ये बयान दिया है, अप्रूवर भी है उसमें, उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से, बिना दबाव के हम ये बयान दे रहे हैं। और जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने ये बयान होता है, उसने जब सुनिश्चित कर लिया कि ये बयान स्वेच्छा से है, उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड हुए। और सबसे बड़ी बात जो 164 के बयान की है, कानूनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इट इज एडमिसिबल इन लॉ। आप
इसको प्रमाण मान सकते हैं। यह बड़ी बात है 164 के बयान की। तो ये जो दूसरा भ्रम फैलाया है, मैंने इसीलिए आपके समक्ष में ये तथ्य रखे, क्योंकि ये चाहते हैं हर जगह फैला दो रायता, क्योंकि कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। ये जानते हैं चोरी की है, हथकड़ी लगी है, अभी पाई पाई वसूली जाएगी। और ये सारे बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आम आदमी पार्टी और उनके नेता कट्टर बेईमान हैं, और जिस तरह से वो कानून की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि संजय सिंह फावड़ा लेके कब्र खोदने के लिए निकले हैं, और उस कब्र में वो चाहते हैं कि मैं राजनीतिक कब्र खोदूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह स्वयं तीनों अगल बगल लेटे हो। इसके बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते राजनीतिक पहलू, नैतिक पहलू और विधिक पहलू आपके समक्ष रखें, और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो जरूर। जी, आपने कहा कि जो टर्म्स कंडीशन थे जिसके आधार पर उनको बेल हुई संजय सिंह को, उसका ये क्लियर कट वायलेशन है, तो क्या एज अ पार्टी आप लोग डिमांड करेंगे कि उनकी बेल कैंसिल हो? देखिए, हर किसी की एक भूमिका होती है, और जो क्रिमिनल केस होता है वो जांच एजेंसी और जो अभियुक्त होते हैं उनके बीच में होता है। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना कार्य करेंगी, लेकिन एक पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है न्यायालय का। न्यायालय ने आपको बेल दी, और आप उस बेल को, जो कंडीशंस हैं, वायलेट करते हैं, तो न्यायालय स्यो मोटो भी हस्तक्षेप हो सकता है करे। मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन जितना मुझे तजुर्बा है कानून का, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता है कि एक आरोपी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करे, एक मीडिया ट्रायल करे, दो अभियुक्त हो के दूसरे अभियुक्तों को क्लीन चिट दे। तो ये जो महापाप किए हैं, इसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होगा। मैं समझता हूं कि जब आप महापुरुषों को अपनी ओछी, गंदी, घटिया, भ्रष्टाचारी राजनीति में एक सेतु बना के उनका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो यही होता है। और जनता तो यह कह रही है कि केजरीवाल की तस्वीर अगर किसी के साथ होनी चाहिए तो जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हों उनके साथ होनी चाहिए, और उनका गुरु कोई होगा तो वो भी अरविंद केजरीवाल होगा। उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे जी को नहीं छोड़ा। वो सरदार पटेल जो महापुरुष रहे, भगत सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर, इनका नाम लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दुखद है, चिंताजनक है, और जनता में इसका बहुत आक्रोश है। वन बाय वन। कल सीपीएम का मैंने प्रश्न आया था, उन्होंने कहा था कि पीएमएलए और ये जो यूपीए कानून है तो रिव्यू करेंगे अगर सत्ता में आएंगे, गठबंधन है, और जब ये लोग सत्ता में इसका समर्थन किया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उसको रिव्यू क्यों करना चाहते हैं? हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक रैली में कहा, तीसरी बार भी
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है ये और पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए ये जो भ्रष्टाचारियों का एक ठगबंधन है ये डरा हुआ है, कांप रहा है। ना इनकी आने वाली हैं सीटें, ना ये कोई कार्य करना चाहते हैं, ये केवल वक्तव्य के महारथी हैं और परिणाम आने दीजिए। जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा लक्ष्य है। गौरव जी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दो बातें बोली। एक तो ये कि जो लोग टर्नकोट्स हो गए, जो बीजेपी चले गए, जिनके केसेस बंद हो गए, जब कांग्रेस सरकार में आएगी उनके केसेस दोबारा खोलेंगे। तो आपको लगता है ओपन थ्रेट है कांग्रेस का बीजेपी को? और दूसरा, उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स टैक्स जितनी भी स्कीमों को खारिज किया गया उसको वो रिवाइव करना है। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि या तो जॉर्ज सोरोस के ऑफिस में बना है या कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बना के भेज दिया और वो लोग पढ़ भी नहीं पाए उसे। मैं इतना ही कहूंगा, जो मुद्दे हैं जिस पे आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, कम समय में थोड़ा अध्ययन मैंने किया। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। जनता जानना चाहती है बहाल करेगी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठीक किया। सीए पे विरोध करते हैं, सीए पे कोई जिक्र नहीं है उनके मैनिफेस्टो पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, यह सवाल पूछता हूं इस मंच से, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है कांग्रेस पार्टी का? जनता जानना चाहती है। ट्रिपल तलाक एक अपराध बना, कांग्रेस ने बहुत वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विरोध किया, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में तो कुछ कहा ही नहीं। ये जो महाठग है ना कांग्रेस पार्टी, इनका चरित्र, इनका डीएनए ही यही है। ये एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, एक केओटिक नेता द्वारा जो चलाई जा रही है। इनको खुद नहीं पता है कि ये कहां बढ़ रहे हैं और जो बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं, महिला विरोधी, हिंदू विरोधी, युवा विरोधी, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का ये दौर उनके मानसिक दिवालियापन का दौर है। मेरा एक सवाल है गौरव जी अलग से। अभी कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने फिर एक बार फिर से पुलवामा का मामला दोहराया कि पुलवामा, उनको शक है कि केंद्र सरकार के इशारे पे कांग्रेस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, उनके जो गुरु हैं वो राहुल गांधी ही हैं, जिनका ये मानना है कि चीनी सेना से भारतीय सेना पिट जाती है। पुलवामा हुआ, देश एकजुट हो गया। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका, बताया कि हमारी वीर सेना की ताकत क्या है और हमारे मजबूत जो प्रधानमंत्री हैं उनकी इच्छा शक्ति क्या है। दूसरी तरफ ये जहरीली सोच जो देश को बांट रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी ये भारत की जनता, भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ी नहीं हो पाती है। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन।